welcome to my channel. Today we start the topic the who and the globe. This is the part 2 of the chapter Colonism and the Countryside, class 11th. So let's begin with this chapter. Let us now shift our focus from the wetland of Bengal to driven zone, from a region of settled cultivation to one where shifting agriculture was practiced. सो अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं वेटलैंड ऑफ बंगाल से लेके ड्रिवन जोन पे, जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है. We will see the changes that came out from when the frontiers of the peasant economy expanded outward, swallowing up pastures and forests in the Rajmahal hills. हम ये बदलाव देखते हैं जो कि फ्रंटियर्स पे आते हैं, जो कि पीजेंट के सामने आ रहे थे अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने को लेके. यू विल आल्सो सी हाउ दिस चेंजेस क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रीजन. तो इस चेंजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपवाद शुरू हो जाते हैं. बेसिकली था क्या, इन द हिल्स ऑफ राजमहल्स इन द अर्ली ऑफ 19th century, बुचनान ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स. 19th century में क्या होता है, पहले हम ये देख लेते. बुचनान था कौन? फ्रांसिस बुचनान वॉज अ फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन बंगाल मेडिकल सर्विस. बेसिकली फ्रांसिस बुचनान एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, जो कि इंडिया में आते हैं और सर्व करते हैं अपनी मेडिकल सर्विस. फॉर अ फ्यू ईयर्स ही वॉज सर्जन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कुछ टाइम के लिए वो लॉर्ड वेलेस्ली के एज अ सर्जन काम करते हैं. ड्यूरिंग हिज स्टे इन कलकत्ता ही ऑर्गेनाइज्ड अ जू दैट बिकम द कलकत्ता एलिपोर्ट जू. ये अपने कलकत्ता में रहने के दौरान एक जू को भी ऑर्गेनाइज करते हैं. चार्ज ऑफ बोटनिकल गार्डन, इनको बोटनिकल गार्डन का भी चार्ज मिलता है. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ही अंडरटुक डिटेल सर्वे ऑफ एरिया अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो गवर्नमेंट के आदेश पे इनको क्या बोलते हैं, उस एरिया के बारे में पढ़ने का, डिटेल सर्वे लेने का मौका मिलता है. इन 1815 ही फेल इल, ये बीमार पड़ जाते हैं. 1815 में तो ये वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं. इनकी मदर के डेथ के बाद ही इनहेरिटेड हर प्रॉपर्टी एंड अज्यूम हर फैमिली नेम हैमिल्टन. सो ही इज़ ऑफ्टन कॉल्ड बुचान हैमिल्टन. तो इनकी फैमिली का मतलब इनका घर का नाम हैमिल्टन था. तो बेसिकली थे कौन? बुचान ये फिजिशियन थे, यानी कि डॉक्टर थे. तो यहाँ पे क्या होता है, जब बुचान ट्रैवल करते हैं राजमहल हिल्स पर 19th century में, फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन, उनकी जो डिस्क्रिप्शन उन्हें दिया होता है उसमें ये पता चलता है कि अ जोन वेयर अ फ्यू ट्रैवलर वेंचर्ड एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर. तो वहाँ पे इनको डेंजर देखने को मिलता है. वेयर एवर ही वेंट पीपल वर हॉस्टाइल, एप्रीहेंसिव ऑफ ऑफिशियल्स एंड अनविलिंग टू टॉक देम. यानी कि वहाँ के पीपल निर्दय थे, जो कंपनी से आते थे उन लोगों को लेके, क्योंकि वहाँ कंपनी के लोगों ने इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर कर दिया था कि वो अब उनसे बात करके भी खुश नहीं थे. इन मैनी इंस्टांसेस दे डेजर्टेड देयर विलेजेस एंड अब्सोंडेड. हु वर दिस हिल फोल्क? वो कौन थे? हिल फोल्क कौन थे? वाई वर दे सो एप्रीहेंसिव ऑफ बुनहान विजिट? बुनहान जनरल गिव अस टेलिजिंग ग्रीनलेंस ऑफ दिस हिल्स फोक इन अर्ली 19th century. यानी कि वो अपने जर्नल में ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं. हिज जर्नल वॉज रिटर्न इज़ अ डेयरी ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड. जहाँ जहाँ उनने विज़िट किया उसके बारे में हमने लिखा. विजिटेड पीपल इनकाउंटर्ड प्रैक्टिस ही सॉ. जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे उनने वो चीज़ें देखी और अपने जर्नल में लिखी. इट रेजेस क्वेश्चन, वो उनके दिमाग में क्वेश्चन लाता है कि वाई डज नॉट ऑलवेज हेल्प अस आंसर देम. वाई डज नॉट ऑलवेज हेल्प अस आंसर देम.
कि वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, उस बात को वो जवाब ढूंढ रहे थे. लेट अस अबाउट अ मोमेंट इन टाइम but not about the longer history of people places. For that historians have to return to other records. तो उनके लिए जो historians थे उनको दूसरे records पे जाना पड़ता था. If we look at the early 18th century revenue record, अगर हम लोग revenue record के बारे में देखें जो 1800 सेंचुरी में था, record, we learn that these hill folk were known as परिहारस. पहाड़ीज, मतलब कि ये जो हिल फोल्क कोई और नहीं थे, इनको पहाड़ीज कहा जाता था. पहाड़ीज यानी कि जो पहाड़ों पे रहते हैं वो लोग. दे लिव अराउंड द राजमहल हिल्स, वो लोग राजमहल हिल्स के पास रहते थे. सब्सिडेंस फॉरेस्ट के ऊपर वो लोग डिपेंड थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वो लोग प्रैक्टिस करते थे. दे क्लियर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कल्टिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ. तो वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे रहते थे अगर वहाँ के सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाते थे तो वहाँ की उस पैच को वो लोग जला दिया करते थे. ऑन दीज पैचेस एंड रिचेस बाय द पोटैश फ्रॉम द ऐश द पहाड़ीज ग्रू अ वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट फॉर कंजप्शन. तो फिर जब वो चीज़ें जला देती थी तो उस सॉइल, उस जो राख होती थी उसके अंदर पोटैश की मात्रा ज़्यादा होती थी, जिसके कारण वो दूसरी जो पल्सेस थी वो ग्रो कर सकते थे क्योंकि सॉइल फर्टाइल हो जाया करती थी. दे स्क्रैच दी ग्राउंड लाइटली विथ हो, मतलब वो हो से जो फावड़ा जिसको कहते हैं उससे वो ग्राउंड को कल्टीवेट किया करते थे. क्लियर लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए वो अपने पूरे लैंड को साफ़ कर दिया करते थे. एंड लेफ्ट, उसको ऐसे ही छोड़ दिया करते थे ताकि उसमें नेचुरली वो जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाए, मतलब वो किसी केमिकल का प्रोड्यूस नहीं करते थे. ठीक है. फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड महुआ, अ फ्लावर फॉर फूड, सिल्क कोकून्स एंड डिज़ाइन फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन. तो वो फॉरेस्ट से क्या कलेक्ट करते थे, फूल कलेक्ट करते थे, खाना कलेक्ट करते थे, सिल्क कोकून्स जो होते हैं सिल्क जिनसे निकलती है वो इकट्ठा करते थे, रेजिन इकट्ठा करते थे सेल के लिए, लकड़ी होगी, चारकोल प्रोडक्शन हो गया, ये सब वो लोग इकट्ठा करते थे फॉरेस्ट से. द अंडरग्रोथ दैट स्प्रेड लाइक अ मैट बिलो द ट्री एंड द पैचेस ऑफ ग्रासेस दैट कवर द लैंड फेल्ट फेलो प्रोवाइड पेस्चर फॉर कैटल. तो जो वो लैंड छोड़ते थे ऐसे ही जला के, तो उसके बाद उस पर जो छोटी छोटी घास आती थी वो जो वहाँ के जानवर होते थे, कैटल्स वगैरह होती थी, उनको ग्रेस करने में काम आती थी. अब पहाड़ियों की लाइफ कैसी थी, वो हंटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे, फूड को गैदर किया करते थे, चारकोल प्रोड्यूस किया करते थे, सिल्क वॉर्म रियर, मतलब जो उनको फॉरेस्ट से मिलता था. अभी हमने देखा था ये सब चीज़ें उनको फॉरेस्ट से मिलती थी, तो यही सब चीज़ें इनकी ऑफकोर्स क्या बोलते इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम देती थी, जिससे वो अपना सर्वाइवल करते थे. अल्टीमेटली कनेक्ट थे फॉरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा. दे लिव इन अ हर्टमैन विथ tamarind groves and rested in the shade of mango trees. They consider the entire region as their land. अब यहाँ पे क्वांटिंट जो हमने पीछे पढ़ा था उसके इज़ अ पिक्चर प्रोड्यूस बाय कटिंग इनटू अ कॉपर शीट विथ एसिड एंड देन पेंटेड. तो बेसिकली क्वांटिंट हम एक पेंटिंग को कहते हैं जो कि कॉपर शीट पे बनाई जाती, कॉपर शीट को काट के बनाई जाती है. ठीक है. तो जो उनका इंटायर रीज़न वो अपना ही समझते थे. ठीक है. द बेसिक एज वेल एज सर्वाइवल एंड दे रेसिस्ट द इंट्रूशन ऑफ आउटसाइडर्स. और जो आउटसाइडर्स लोग आते थे उनसे ये लोग ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे. देयर शेफ मेंटेन द यूनिटी ऑफ द ग्रुप, सेटल डिस्प्यूट्स एंड लेट द ट्राइबल इन बैटल विद अदर ट्राइबल्स एंड प्लेन्स पीपल्स. तो वो लोग शेफ़ क्या करते थे, इनकी यूनिटी को, मतलब जैसे कि आर्मी के हेड होते हैं ना, ठीक वैसे यहाँ पे शेफ़ थे जो एक ग्रुप को मेंटेन क्या करते थे, जो कि लड़ते थे बैटल्स में, या फिर जो दूसरे लोग हैं प्लेन्स के लोग हैं उन लोगों से ये लोग लड़ा करते थे. तो उनके जो हेड होते थे वो कौन होते थे, वो होते थे शेफ़. विद देयर बेस इन द हिल्स द पहाड़ीज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ
तो ये लोग पहाड़ पे रहते थे, तो ये लोग रेगुलरली प्लेन्स पे जाया करते थे कि वहाँ की लाइफ के बारे में देखा करते थे कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दे रेड नेसेसरी सर्वाइवल, जो सर्वाइवल को देखते थे, पर्टिकुलरली इन द ईयर ऑफ सैक्रेसिटी, यानी कि जब कमी आ जाती है पानी की तब वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो ये लोग देखा करते थे। ओवर सेटल्ड कम्युनिटी एंड दे वर मीनिंग ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस विद आउटसाइडर, तो ये लोग अपने अच्छे खासे पॉलिटिकल रिलेशंस भी बनाते थे बाहर के लोगों के साथ। द जमींदार्स ऑन द प्लेन हैड ऑफ्टन परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिल शेफ, तो ये जमींदार जो रहते थे, जो प्लेन्स पे रहते थे, वो लोग पे करते थे पहाड़ी शेफ्स को ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, वो लोग अपना पीसफुली वहाँ पे हिल्स में रह सकें। ट्रेडर सिमिलरली गेव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हिल फोक फॉर परमिशन टू यूज़ द पासेस कंट्रोल बाय देम, तो अब वो लोग पहाड़ में रह रहे, तो पहाड़ में काफ़ी सारे पासेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ट्रेडर्स को अगर अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो उन पहाड़ के थ्रू ले जाना पड़ता था, तो उसके लिए वो लोग पे भी क्या करते थे शेफ्स को। वंस द टोल वॉज पेड द पहाड़ी शेफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स इंश्योरिंग दैट द गुड वर नॉट प्लंडर बाय एनीवन, तो जब वो एज अ टोल, जिसको हम टोल कहते हैं, जब वो लोग टोल भर दिया करते थे तो पहाड़ी की ये जिम्मेदारी हो जाती थी कि वो उनके सामान का ध्यान रखे और सही सलामत उसको अपनी जगह पे पहुंचाए कि बीच में उसको कोई लूट ना ले। This negotiating peace was something fragile. It broke down in the last decade of the 18th century when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in the eastern India. तो ये सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होने लगती है जब 18th सेंचुरी आती है, लास्ट डिकेड होता है 18th सेंचुरी का, तब ये चीज़ें क्या होती हैं, ख़तरे में आने लग जाती है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट पे, ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट बढ़ जाता है लोगों का। द ब्रिटिश encourages फॉरेस्ट क्लीनिनेस एंड जमींदार्स एंड जोतीदार्स turned अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे अब वो क्या करने लग गए थे, जो जंगल थे उनको काटने लग गए थे, जंगलों की ज़मीन पे अपनी चीज़ें, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है, अपने रेलवेज़ हैं, वो सब डालने लग गए थे, और जो जमींदार सब थे, जोतीदार्स थे, वो अनकल्टिवेटेड लैंड पे भी राइस उगाना उन्हें शुरू कर दिया था। To the British, extension of settled agriculture was necessary to enlarge the source of land revenue, produce crop for export and establish the basis of a settled ordered society. तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया था, सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, यानी कि अब ऐसा नहीं हो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या था, सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं था, उसमें आप कुछ भी उगाते हो, फिर उसको हार्वेस्ट, जब उसको कल्टीवेट कर लेते हो तो अपने लैंड को जला देते हो, फिर उसके ऊपर जो उपज होती है वो दोबारा काफ़ी अच्छी होती है। तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करना है, अब आपको परमानेंट कल्टीवेशन करना है राइस का और इंडिगो का। इंडिगो इसमें है नहीं, वरना वो लोग इंडिगो को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। They also associated forest with wildness and show forest people as savage, unreliable, primitive and difficult to govern. और उनको ये भी लगने लग गया था कि फॉरेस्ट को कंट्रोल करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग को एक तो क्या बोलते हैं, इन जो भी रूल्स वगैरह बना रहे थे ब्रिटिशर्स उससे दूर थे, दूसरा वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके लिए लॉ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था किसी भी एक जगह को लेके, क्योंकि वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ का लैंड कल्टीवेट करके दूसरी जगह चले जाया करते थे, तो उनके लिए उस लैंड पे अपना अधिकार जमाना इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, तो इसलिए उन्हें ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बंद करने की बात करी, अभी किया भी होगा। So they felt that forest has to be clean. सो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट काटना शुरू कर दिया था, सेटल्ड एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश कर दिया था, और जो वहाँ की गिविंग अप हटिंग टेक प्लोग एग्रीकल्चर और होग एग्रीकल्चर को हटा के वो लोग प्लोग एग्रीकल्चर ले आए थे। एज सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड द एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड पैस्चर कॉन्ट्रैक्टेड दी sharpened the conflict between the hill folk and settled cultivators. अब
अब वो लोग जब उनके खिलाफ़ काम करेंगे तो उनके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना ही है। तो ये सब चीज़ों ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था पहाड़ी लोगों के बीच में और जो सेटल कल्टिवेटर्स थे उनके बीच में। द फॉर्मर बिगिन टू रेड सेटल एग्रीकल्चर विलेजेस विथ इंक्रीजिंग रेगुलेटरी कैरिंग अवे फूड ग्रेन्स एंड कैटल्स। तो वो लोग क्या कर रहे थे, जो फॉर्मर बिगिन टू रेड, उन्हें रेड करनी शुरू कर दी थी सेटल्ड विलेज के अंदर। वहाँ से फूड ग्रेन्स वो लोग ले लिया करते थे, वहाँ के उनके जो कैटल्स होते थे वो लोग ले लिया करते थे। एक्सेप्टेड कॉलोनियल ऑफिशियल्स ट्राइड separately to control and subdue the पहाड़ीज, बट दे फाउंड द टास्क डिफ़िकल्ट। तो उनके लिए वो चीज़ें क्या हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। इन द 1770 द ब्रिटिश embarked on a brutal policy of extermination, hunting the पहाड़ीज down and killing them। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अब वो ऐसे मान नहीं रहे थे, पहाड़ीज अपने चला रहे थे, तो उनने ब्रूटल पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया, पहाड़ियों को मारना शुरू कर दिया था। देन बाय द 1780s अगस्टस क्लेवेंड द कलेक्टर ऑफ भागलपुर प्रपोज द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। तो ये एक पॉलिसी लाते हैं जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो पहाड़ी शेफ्स होते हैं ना, उनको एनुअल अलाउंसेस देना शुरू कर दिया था और उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन, यानी कि जो वहाँ के लोगों हैं वो लोग संभालेंगे और ब्रिटिशर्स उनको कह देंगे एनुअल अलाउंसेस दिया करेंगे, पर वो कोई ऐसा उद्दंग नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ हो। दे वर एक्सेप्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन देयर लोकेलिटी एंड डिसिप्लिन देयर ओन पीपल। जो शेफ़ थी उनकी ज़िम्मेदारी हो गई थी कि अब जो आपके लोग हैं उनको आपको संभालना है, उनके लिए एक डेकोरम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन वो क्रिएट करके रखें, अपनी लोकेलिटी को आप बेसिकली संभालो, हम आपको एनुअल इनकम दे रहे हैं। दोज हु एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ्टन लॉस्ट अथॉरिटी विद इन द कम्युनिटी, और जिसने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया उसने अपनी इज्जत गंवा दी थी अपने कम्युनिटी के बीच में। Being in the pay of the colonial government, they came to be precise as subordinate employee or स्टिपेंडरी शेफ्स। अगर वो ये सब चीज़ें अगर मान लेते हैं ब्रिटिशर्स के, तो वो क्या हो जाते हैं, सबॉर्डिनेट हो जाते हैं उनके। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है जिसके लिए दुनिया जीती है, तो वो उनकी चले जाती है, उनकी कम्युनिटी के बीच में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती। एज द पैसिफिकेशन कैंपेन्स कंटिन्यू द पहाड़ीज विड्रॉ डीप इनटू द माउंटेन्स। पहाड़ीज कहाँ हो गए, क्या पहाड़ीज माउंटेन्स के काफ़ी डीप में चले गए थे। इंसल्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम होस्टाइल फोर्सेज एंड कैरिंग ऑन अ वार विथ आउटसाइडर्स। तो और उनके लिए काफ़ी वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको काफ़ी इंसल्टिंग कर रहे थे, उनको काफ़ी गलत तरीके से फोर्स किया जा रहा था और उनको जो वार वगैरह हो रही थी बाहर उधर लगा दिया जा रहा था। सो व्हेन बुरजान ट्रेवल थ्रू द रीजन इन द विंटर ऑफ द पहाड़ीज नेचुरली व्यूड हिम विथ सस्पेशन एंड डिस्टर्ब। तो जब बुरजान पहाड़ी इलाके में आता है, ऑब्जर्व करता है वहाँ की चीज़ों, तो वहाँ के लोग उसको काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन नज़र से देखते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ पैसिफिकेशन कैंपेन एंड मेमोरीज ऑफ ब्रूटल रिपर्शन शेप देयर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटिश इन्फिल्ट्रेशन इनटू द एरिया। और वो जो बुरजान होता है उसके दिमाग में ब्रिटिशर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा बेकार नेगेटिव अपना परसेप्शन भी वो अपने मन में बना लेता है, जो कि काफ़ी सही भी था, क्योंकि थे लोग वो लोग बेकार, उन्होंने कितनी गलत पॉलिसी अपनाई थी पहाड़ीज़ को लेके। एवरी वाइट मैन अपीयर्ड अ रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ सर्वाइवल। हर एक जो ब्रिटिश आदमी था उनको ये लगता था कि वो उनकी तौर तरीके जीने के वो ख़त्म कर रहा है, वो उसको तबाह करने आया है और उसका कंट्रोल छीनने आया है, उसके अपने जंगल पे, उसके अपने लैंड्स पे। बाय दिस टाइम इन फैक्ट देयर वर मोर लिमिटेशन intimation of danger. Santals were pouring into the area and growing rice and cotton. अब संथाल संथाल जो लोग थे वो लोग क्या करने लग गए थे, वो फॉरेस्ट को काटने लग गए थे और टिम्बर, फॉरेस्ट को काट के वो लोग क्या बेसिकली टिम्बर निकाल रहे थे और लैंड को प्लोइंग के थ्रू कल्टीवेट करने लग गए थे और राइस और कॉटन उगाने लग गए थे। As the lower hills were taken out by Santhal settlers, the Pahadis
receded deeper into the Rajmahal hills. If Pahari's life was symbolized by the hoe which they used for shifting cultivation, the settlers came to represent the power of the plow. तो बेसिकली हम पहाड़ी की जो लाइफ थी उसको प्लो होक से वो क्या करते थे, रिप्रेजेंट करने लग गए थे, क्योंकि वो कल्टीवेशन के दौरान होक का इस्तेमाल किया करते थे. द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज अ लॉन्ग वन. और जो सेटलर थे वो लोग प्लो का इस्तेमाल करते थे, इसलिए यहाँ पे एक जंग छिड़ जाती है हो और प्लो के बीच में. अब पीछे वाले पैराग्राफ में संथाल्स का जिक्र आया था जो कि प्लो का यूज़ कर रहे थे. तो बेसिकली क्या होता है, एट द एंड ऑफ 1810 बुरचांस क्रॉस्ड गुंजूरिया पहाड़ which was part of the Rajmahal ranges, passed through the rocky country beyond and reached a village. तो 1810 में बुरचान क्रॉस कर देता है राजमहल हिल्स के रेंजेस को और पहुंच जाता है गांव में. इट वॉज़ एन ओल्ड विलेज, काफ़ी पुराना गांव था, पर जो लैंड था वहाँ का वो क्लियर कर दिया गया था एक्सटेंडेड कल्टीवेशन के लिए. लुकिंग एट द लैंडस्केप बुरचान फाउंड एविडेंस ऑफ अ रीजन हैविंग सीन ट्रांसफॉर्म थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर. अब वो देख के ये चीज़ बता रहा था जो लैंड के ऊपर काम हुआ है वो इंसानों ने किया है, किसी मशीन ने नहीं किया. ही रोड गुंजरिया इज़ जस्ट सफिशिएंट कल्टिवेटेड टू शो दैट व्हाट अ glorious country which might be made. I think its beauty and riches might be made equal to almost any in the universe. मतलब बेसिकली वो जगह की तारीफ़ करता है वो देख के. द सॉइल हेयर वॉज रॉकी बट अनकॉमनली फाइन. जो वहाँ की सॉइल थी वो थोड़ी सी पथरीली थी बट अनकॉमनली फाइन, मतलब ठीक थी, ऐसा कुछ वो नहीं था. एंड ना बुरचान सी फाइनर टबैको एंड मस्टर्ड. उसको टबैको और मस्टर्ड्स दिखते हैं. मस्टर्ड यानी कि सरसों, टबैको यानी कि गुटखा. ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर दैट द फ्रंटियर्स ऑफ कल्टीवेशन हेयर हैड बीन एक्सटेंडेड बाय द संथाल्स. और उनको ये इंक्वायरी में पता चलता है कि ये जो कल्टीवेशन करी है वो संथाल्स ने करी है. दे हैड मूव इनटू द एरिया अराउंड around 1800s. Displays the hill folk who lived in the lower slopes cleared the forest and settled the land. तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है जो हिल फोक थे यानी कि जो पहाड़ी थे यहाँ के, उन्हें वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर लोअर स्लोप में जा चुके हैं और जो फॉरेस्ट थे उनने वहाँ पे क्लियर करके साफ करके सेटल्ड लैंड बना लिया था. सेटल्ड एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस करने लग गए थे. हाउ डिड द संथाल्स रीच द राजमहल हिल. संथाल्स राजमहल हिल कैसे पहुँचते हैं. द संथाल हैड बिगन टू केम इनटू बंगाल अराउंड 1780s के समथिंग वो बंगाल में आते हैं. जमींदार्स हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन एंड ब्रिटिश ऑफिशियल इन्वाइटेड देम टू सेटल द जंगल महल. तो बेसिकली क्या होता है, जमींदार फिर इनको हायर करते हैं, फिर इनसे कल्टीवेशन करवाते हैं और इनको इनवाइट करते हैं टू सेटल इन जंगल महल्स. जंगल महल में इनको कहा जाता है कि आप रहिए. हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ीज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड ब्रिटिश टर्न टू द संथाल्स. तो पहाड़ीज जो होते हैं वो अपने आप को बदल लेते हैं. पहले वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, अब वो लोग सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट बन जाते हैं. और द पहाड़ीज रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, रेसिस्ट टीचिंग द प्लो एंड कंटिन्यू टू बी अ टर्बुलेंट. बट पहाड़ी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज करते हैं. वो पेड़ नहीं काटना चाहते, फॉरेस्ट नहीं काटना चाहते, वो लोग की जो टीचिंग है वो नहीं करना चाहते. द संथाल्स बाय कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी आइडल सेटलर्स. मतलब अब जो पहाड़ीज थे वो ये काम नहीं करना चाह रहे थे, पर वही संथाल्स ब्रिटिशर्स की बात मान लेते हैं और वो ये करने में फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, फिर काफ़ी ये सब करने लग जाते हैं. उनको संथाल्स को लैंड दिया जाता है फुट हिल्स पे राजमहल की,
ताकि वहाँ पे वो सेटल एग्रीकल्चर कर सकें। 1832 में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया डिमार्केट कर देते हैं दामिन ई कोच। किसको करते हैं? संताल्स को कर देते हैं। लैंड ऑफ संताल्स दे ये यहाँ पे रह सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्रीकल्चर और सेटल पीजेंट्स बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो लैंड ग्रांट किया जाता है संताल को, उसमें से एटलीस्ट 1/10 जो एरिया होता है वो क्लियर्ड करा जाता है और उस पर उनको कल्टीवेशन करना पड़ता है 10 सालों के लिए। द टेरिटरी वाज सर्व्ड एंड मैप्ड enclosed with boundary pillars. It was separated from both the world and of the settled agriculturalist of the plain and paharis of the hills. और जो उनकी बाउंड्री होती है, उनकी टेरिटरी होती है, उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है वर्ल्ड से और ऑफ द सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट ऑफ प्लेन्स एंड पहाड़ीज ऑफ द हिल्स। मतलब जो संथाल्स का एरिया होता है, जो उनको दमन ई कोच दिया गया था, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री कर दी जाती है ताकि वो लोग जो सेटल एग्रीकल्चर प्लेन में रहते हैं उनसे अलग हो जाएं और जो पहाड़ीज़ के एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनसे वो लोग अलग रहें। ठीक है। आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दमन ई कोच संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली। फिर उसके बाद जो संथाल का सेटलमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रॉम 40 संथाल विलेजेस 1838 में थे, वो बढ़कर 1473 विलेजेस हो जाते हैं 1851 में। उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको पास सब कुछ अब सेटल हो जाता है ना, जगह मिल जाती है उनको, फिर उनका एग्रीकल्चर सेटल हो जाता है जिससे उन्हें अच्छी खासी इकनॉमी आ रही थी, उनकी फैमिली ग्रो करती है, उनकी पॉपुलेशन ग्रो करने लग जाती है। और क्या होता है, कल्टीवेशन एक्सपेंड होता है जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू जो कंपनी को देना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सब चीज़ अच्छी यहाँ पे चल रही होती हैं। Santhal myths and songs of the 19th century refer very frequently to a long history of travel. They represent Santhal past off as one of the continuous mobility and tireless search for place to settle. Here जने मतलब वो अपने गानों में, अपने मिथ्स में ये चीज़ें, अपनी कहानियाँ बताते थे कि पहले उनके पास रहने की जगह नहीं थी, पर जब से उनको दामिन ए कूच मिला है उनके पास उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी होगी, उनके पास रहने की जगह हो गई है। When the Santhal settled on the Peri-Haris of Rajmahal Hills, the Paharis resist but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. मतलब जब वो संथाल्स होते हैं फ्रूट हिल्स ऑफ राजमहल पे सेटल होते हैं तो जाहिर सी बात है जो पहाड़ीज होते हैं वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं उस चीज़ को। एंड वैली एंड दे कन्फाइन टू ड्रायर इंटीरियर एंड मोर बैरन एंड रॉकी अपर हिल्स। और जो पहाड़ीज होते हैं उनको ऊपर भेज दिया जाता है हिल्स के, यानी कि आप ऊपर जाके रहिए, और जो संथाल्स थे वो लोग नीचे रहेंगे। अब ऊपर रहेंगे तो भाई उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी पहली बात तो एग्रीकल्चर करने के लिए, तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत में दिख रही है। These severely affect their life. Shifting agriculture depend on the ability to move a newer land utilizing natural fertility of the soil. अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो बेसिकली डिपेंड होता है नए ज़मीन पे, क्योंकि वो एक जगह पे रहते हैं, बाकी जब सारी उपज जो होती है जब वो ख़त्म कर देते हैं, जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो दूसरा लैंड उनके लिए नया होता है। तो बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, नए नए लैंडों पे कल्टीवेट करना पड़ता है, किया जाता है, जिससे जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की वो बनी रहे। Soil become accessible to them, the part of the domain the Pariyar could not effectively sustain their mode of cultivation. अब वो रहेगी कहाँ पे, रहेगी तो फुट हिल्स पे ही ना, क्योंकि फुट हिल्स पे फेवरेट अच्छी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो वो तो थी संतास के पास, और जो वो थे पहाड़ी से वो लोग ऊपर थे, तो उनके लिए कल्टीवेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, वो सस्टेन और इफेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। When the forests of the region were cleared
फॉर कल्टिवेशन द हंटर्स अमंग देम फॉर फेस प्रॉब्लम। तो हंटर्स को भी अब दिक्कत होने लगी थी जब पहाड़ों को काटा जा रहा था, क्योंकि उनका भी सर्वाइवल पहाड़ों में होता था। और जो संथाल्स थे वो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। वो कमर्शियल क्रॉप उगाने लग गए, मार्केट के लिए डील करने लग गए ट्रेडर से और मनी लेंडर से। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली संथाल्स की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, पर जो पहाड़ी थे और जो वो थे हंटर्स थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रहना मुश्किल हो रहा था। The Santhals, however, soon found the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands. अब फिर उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि जो संथाल के पास लैंड है वो भी उनके हाथ से जा रहा है। द स्टेज वर लेविंग हैवी टैक्सेस, क्योंकि अब वहाँ पे अच्छा कल्टीवेशन होने लग गया, तो जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाने लग गए थे। फिर वहाँ पे वही सब चीज़ें होने लग गई थी जो पहले प्लेन्स पे होती थी कि जमींदार्स को बोल दिया हाई रेवेन्यू लेना है, वो ले नहीं पा रहे थे, उनका लैंड छीन लिया जा रहा था, वही सब चीज़ें। चार्जिंग देम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेब्ट्स, ड्यूज, अनपेड, जमींदार्स वर असिस्ट कंट्रोल कंट्रोल ओवर डमिन एरियाज़। तो जमींदार्स का वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा था, जिसके थ्रू फिर वही जो सिस्टम पहले चल रहा था कि ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ेगा, नहीं दिया तो लैंड आपका छीन लिया जाएगा, वही सब चीज़ अब यहाँ पे दोबारा शुरू हो गई थी। बाय द 1850 संथाल्स फेल्ट दैट द टाइम हैड केम टू रेबल अगेंस्ट जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल स्टेट इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडल वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स दे वुड रूल। तो अब उनको समझ आ रहा था 1850 में कि अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने अगेंस्ट जो जमींदार्स खड़े हैं, मनी लेंडर्स खड़े हैं, कॉलोनियल स्टेट्स खड़े हैं, इनके लिए, ताकि हम अपने जो हमारी पहले वाली ज़िंदगी थी, हमारी लिविंग कंडीशन अच्छी थी, वैसी लाने के लिए। फिर संथाल रिवोल्ट होता है 1855 to 56 में। संथाल परगना वॉज क्रिएटेड कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर एंड बिरबाम। तो फिर वो रिवोल्ट करते हैं, फिर वो उस रिवोल्ट में जीत भी जाते हैं, जिसके बाद उनको ज़मीन मिलती है 5500 स्क्वायर माइल्स की भागलपुर और बिरगाम में। द कॉलोनियल स्टेट होप दैट बाय क्रिएटिंग अ न्यू टेरिटरी फॉर द संथाल एंड इम्पोजिंग सम स्पेशल लॉज विद इन इट द संथाल कुड बी कंसिलेटेड। तो फिर जब उनको वो ज़मीन मिल जाती है तो कॉलोनियल स्टेट जो होती है यानी कि ब्रिटिशर्स है, वो ये भी उम्मीद करते हैं कि अब इनको ये हमने ज़मीन दे दी है तो अब यहाँ पे बढ़िया ये अपनी मौज बनाएं, मौज से रहें और अपने रेवेन्यू देते रहें। अब देखते हैं जो हमने इतनी सारी बात की, बुरहान ने जो ऑब्जर्व किया, या प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ कर देना, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच गुड इन प्रोनाउंसिएशन एंड दैट इज़ आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो जो उनने क्या लिखा अपने अकाउंट में वो हम देखते हैं। वी हैव सीन ड्राइंग ऑन बुरहान बुरशानाना द अकाउंट बट वाइल रीडिंग दिस हिज रिपोर्ट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये थे तो भैया कंपनी ऑफिशियल के ऑफिसर ही, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी के अच्छे के बारे में ही लिखा होगा। इनकी जो जर्नी थी वो सिंपल नहीं थी, इंस्पायरिंग थी बाय द लव ऑफ लैंडस्केप एंड डिज़ायर टू डिस्कवर अननोन। बेसिकली इनकी तारीफ लिखी गई है। ये मार्च करते हैं यानी कि चलते हैं विथ लार्ज आर्मी, काफ़ी ज़्यादा आर्मी के साथ, ड्रॉट्समैन के साथ, सेवियर के साथ, पैलंग्यून बियर के साथ, पुलिस के साथ। ओके, अब क्योंकि आर्मी के ऑफिशियल्स थे तो ये सब स्पेशल ट्रीटमेंट इनको मिल रही थी। बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये घूमते थे उसका खर्चा वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही थी और एक्सेप्टेड टू कलेक्ट। बुरचान हैज़ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अबाउट ही हैड टू लुक फॉर एंड व्हाट ही हैड टू रिकॉर्ड। तो उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिले थे कि उनको क्या देखना है और क्या लिखना है। व्हेन ही अराइव, जब वो गांव में पहुंचते हैं, जो उसकी आर्मी जो उसके साथ आ रही थी वो क्या करती है, एजेंट ऑफ द सरकार, उनको देख के लोग समझ जाते हैं कि ये सरकार का ही आदमी है, यानी कि ब्रिटिशर्स का ही आदमी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कोई आदमी है।
As the company consolidated its power and expanded its commerce, it looked for natural resources it could control and exploit. तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं जब वो पहुंचते हैं गाँव में, लैंड्स को इसको सर्वे करते हैं, रेवेन्यू सोर्सेज को सर्वे करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, वॉयजेस जो थे उनको डिस्कवर करते हैं, और जियोलॉजिस्ट और ग्राफर्स, बोटनरी, मेडिकल, मतलब वो बेसिकली थे तो डॉक्टर ही ना, तो वो डॉक्टर के अपनी जो बोटनिकल प्लांट्स वगैरह वो देख के जो भी वो स्टडी करना चाहते हैं वो स्टडी करते हैं। बुचनान अनडाउटली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर थे, काफ़ी अच्छे यार पढ़े लिखे इंसान थे, तो ऑब्जर्व काफ़ी अच्छा था उनका ऑब्जर्विंग पैटर्न। वेयर बुचान वेंट ही ऑब्सेसिवली ऑब्जर्व स्टोन्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, रॉक्स के बारे में, डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ लेयर्स थी सॉइल की, उसको वो समझते हैं, पढ़ते हैं, मिनरल्स को सर्च करते हैं, स्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं वो, और रिकॉर्ड ऑल साइंस ऑफ आयरन, मिका, ग्रेनाइट, साल्ट पीटर, इन सब के बारे में वो पढ़ते हैं या फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। फिर वो लोकल लोग कैसे साल्ट बना रहे हैं, कैसे आयरन और माइनिंग कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व वो करते हैं। When Burchan wrote about landscape, he most often discovered not just what he saw, but the landscape we like, but also how it would be transformed and made more productive, what crop could be cultivated। मतलब वो बताते हैं कि यहाँ पे अगर आप ये क्रॉप उगाओगे, मतलब बेसिकली अब उनको आइडिया हो गया था सॉइल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, जान गए थी कि कौन सी तरह की क्रॉप यहाँ पे उगना बेहतर होती है, कौन सी तरह की नहीं अच्छी उगेगी, तो वो सब अब वो लोगों को बताने लग गए थे। और फिर क्या होता है, ही वॉज इनएविटेबली क्रिटिकल टू द लाइफ स्टाइल ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी टर्न इनटू एग्रीकल्चर लैंड। तब उनको लगा था कि फॉरेस्ट, मतलब वो अपना ज्ञान फैल के चाहते हैं कि फॉरेस्ट जो है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दो, जिससे ब्रिटिशर्स कंपनी की जो है वो इकनॉमी बढ़ जाएगी, रेवेन्यू उनको आना मिल जाएगा, उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाएगी। तो ये सब जो ज्ञान होता है वो देके जाते हैं लोकल्स को। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन। इसमें क्या होता है, यू हैव रीड अबाउट द, हमने पीजेंट्स की लाइफ के बारे में पढ़ लिया, जमींदार की लाइफ के बारे में पढ़ लिया, संथाल्स की, पहाड़ीज़ की, जो राजमहल हिल्स पे उनकी लाइफ चेंज हो रही थी, वो सब के बारे में हमने पढ़ लिया। मूव अक्रॉस वेस्टर्न इंडिया एंड लेटर पीरियड एक्सप्लोर व्हाट वाज हैपनिंग इन द। अब हम देखते हैं बॉम्बे यानी कि डेक्कन में क्या चल रहा था अपने इंडिया में, उसके बारे में। एक तरह से हम अगर इस बारे में एक्सप्लोर करना चाहते तो हम पीजेंट की रिवोल्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। इन सच क्लाइमेटिक टाइम रेबल एक्सप्रेस देयर एंगर, फरी द राइज अगेंस्ट वॉट द प्रेसाइज टू इनजस्टिस एंड कॉज ऑफ सफरिंग। जब हम रिवोल्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उनके गुस्से के बारे में पता चलता है, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उनके साथ क्या इनजस्टिस हो रहा था, वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ये समझते हैं कि जो उनका एंगर है, लेयर ऑफ देयर एंगर, जो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो अदरवाइज़ वो या तो वो छुपा लेते या तो वो रिवोल्ट के थ्रू निकाल देते, जो कि काफ़ी सारे रिवोल्ट हुए, जो गुस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा निकला भी। रिवोल्ट्स आल्सो प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स दैट हिस्टोरियंस कैन लुक एट। तो रिवोल्ट एक ऐसा भी तरीका था जिसको हिस्टोरियंस पढ़ते थे और अब उसको पढ़ के क्या उनको लगता था फिर वो हिस्ट्री में लिखा करते थे। Alarmed by the action of rebels and keen on restoring order, state authorities do not simply repress a rebellion. They try to understand its inquiry into its causes so that policy can be formulated and peace established. तो वो जब पॉलिसीज़ वगैरह कुछ भी फॉर्म करते थे तो रिवोल्ट के बारे में पढ़ते थे पहले, ताकि जो उनने पहले गलती करी है वो दोबारा गलती ना हो और एक पीस इस्टेब्लिश हो सके। Through the 19th century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders और गेम dwellers, मतलब उनका फिर रिवोल्ट
वो लोग करना शुरू कर देते हैं, जो उनके साथ होता है मनी लैंडर्स के खिलाफ़ और जो बड़े बड़े डीलर्स थे उनके खिलाफ़। फिर आता है हमारा अकाउंट बुक आर बर्न, जो अकाउंट बुक थी उनको जला दिया गया था। द मूवमेंट बिगेन एट सूपा और लार्ज विलेज इन पूना। पूना के अंदर एक रिवोल्ट शुरू होता है। मार्केट सेंटर, मैनी शॉपकीपर्स और मनी लैंडर्स वहाँ पे रहते थे। 12 मई 1875 को जो राइट्स थे, जो रूरल एरिया में रहते थे, वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और अटैक कर देते हैं शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदार पे, और डिमांड करते हैं बाई खताज यानी कि अकाउंट बुक और जो उनकी बॉन्ड्स थे, डेप्थ यानी कि जो उनका कर्ज था उसकी किताबों को वो क्या बोलते हैं, उनसे डिमांड करते हैं, और जो उनका खाता था वो उसको जला देते थे, जला दिया उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। और जो शॉप्स थी उनको उन लोगों ने लूट लिया, और कुछ किन्हीं जगह पे जो उनके घर थे उनको आग लगा दी गई। साहूकार्स के जो घर थे उनको आग लगा दी गई। फ्रॉम पूना रिवोल्ट स्प्रेड अहमदनगर तक वो रिवोल्ट जो था वो फैल गया था। नेक्स्ट 2 मंथ के लिए इट स्प्रेड फर्दर एरिया, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पे वो फैल गया था। मोर देन 30 विलेजेस अफेक्ट हो गए थे। वेयर द पैटर्न वॉज सेम। साहूकार्स पे बेसिकली अटैक हो रहा था, क्योंकि साहूकार ने उनका बहुत ज़्यादा पैसा खाया था, उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, उनने वो बॉन्ड्स वगैरह जला दिए, ख़त्म कर दिए थे। और वो लोग लिविंग द प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग बिहाइंड, और वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, साहूकार थे, वो लोग क्या कर रहे थे, अपना घर छोड़ के भाग रहे थे। उनकी प्रॉपर्टी जाए भाड़ में, सर सलामत तो पगड़ी हजार, वही वाला सीन था कि वो लोग वहाँ से भाग गए थे अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के, अपने पीछे जो भी था वो सब चीज़ छोड़ के। द रिवोल्ट था वो स्प्रेड हो जाता है 1857 की, जो हम क्रांति देखते हैं, जो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। Police posts were established in a village to frighten rebellious peasants into submission. Troops were quickly called in. ट्रूप्स को बुलाया गया, पुलिस को जागरूक किया गया, पुलिस को फोर्स में लाया गया, काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कन्विक्टेड कर दिया गया, और काफ़ी महीने तक ब्रिंग कंट्री साइड अंडर कंट्रोल। तो वो जो वहाँ के जो जगहें थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में रही, क्योंकि एक न एक दिन तो भाई देखो गुस्सा भड़कता ही है। वो गुस्सा भड़का उन लोगों का और उनने फिर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑफ कोर्स। क्यों रॉन्ग है भाई, कोई कहाँ तक सहेगा। उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, जब उनने आवाज़ उठाई तो अब हमें क्यों गलत लग रहा है। जब उन पर अत्याचार हो रहा था तो उन्हें तो गलत नहीं लगा। बहरहाल बाय द बर्निंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डीड्स, वाई दिस रिवोल्ट, ये क्यों हुआ, बॉन्ड्स क्यों जलाए गए, वट आर टेलस कंट्री साइड एग्रीन चेंजेस कॉलोनी रूल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वो क्वेश्चंस किए गए हैं, वो आप क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। जब हमें पता चलेगा कि ये रेवेन्यू सिस्टम तो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बकवास है, तो नया रेवेन्यू सिस्टम लाया गया। वो क्या था, एज ब्रिटिश रूल एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल। ब्रिटिश रूल बंगाल में केवल कन्फाइन नहीं रह गया था, वो काफ़ी जगह पे फैल गया था, तो न्यू रेवेन्यू सिस्टम को इम्पोज किया गया। और जो परमानेंट सेटलमेंट था वो बंगाल से ज़्यादा बाहर गया नहीं, ठीक है। वाई वॉज दिस सो, ऐसा क्यों हुआ, उसका जो वन रीज़न था, आफ्टर 1880 एग्रीकल्चर प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हार्वेस्ट प्रोड्यूस जो करती, जिसके लिए मतलब हार्वेस्ट करने के लिए आपको इनपुट चाहिए ना, उसके जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इन लार्जिंग बंगाल जमींदार्स, सिंस द रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, द कॉलोनियल स्टेट could not claim any share of his enhanced income। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, रेवेन्यू फिक्स था, जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था उसकी इनकम को देने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए वो बंगाल के बाहर के जो ज़मींदार थे वो ये चाहते भी नहीं थे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा जो इच्छा थी, जिसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सोचा कि जो इनका लैंड रेवेन्यू है उसका भी ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिलेगा। सो इट्स टेरिटरी एनेक्स्ड इन द 19th सेंचुरी, टेम्परेरी रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड। तो रेवेन्यू सेटलमेंट टेम्परेरी बनाया गया था।
देयर वर अदर टू रीज़न टू, दो और कारण है इसके। व्हेन ऑफिशियल डिवाइस पॉलिसी, दो कारण कहते हैं। व्हेन ऑफिशियल डिवाइस पॉलिसी देयर थिंकिंग इज़ डीपली शेप बाय इकोनॉमिक थ्योरीज दे आर फेमिलियर विथ। तो उन जब वो लोग पॉलिसी बनाते तो उनकी जो पॉलिसी बनती थी वो बनती थी इकोनॉमिक थ्योरीज के बेसिस पे। बाय द 1820s द इकोनॉमिस्ट डेविड रिचर्ड वह सेलिब्रेटिंग फिगर इन इंग्लैंड, उनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता था इंग्लैंड में। कॉलोनियल ऑफिशियल्स वर लर्न रिचर्ड आइडियाज़ ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर, जो उनके कॉलेज ईयर में इकोनॉमिक आइडियाज़ थे वो कॉलोनियल ऑफिशियल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे। इसलिए इन महाराष्ट्र व्हेन ऑफिशियल्स सेट अबाउट, जब वो महाराष्ट्र की पॉलिसी बना रहे थे इन टर्म्स ऑफ अर्लियर सेटलमेंट इन 1820 ऑपरेटेड, तो जब वो महाराष्ट्र के लिए अपनी पॉलिसी बना रहे थे तो उनने उनके आइडियाज़ को इफेक्ट में लाया। उनके आइडियाज़ में था क्या, जो लैंडलॉर्ड्स हैं शुड हैव अ काम क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट रिपेल्ड एट अ गिवन टाइम। तो जब लैंडलॉर्ड्स हैं जिनको रेवेन्यू लेना है पीजेंट पे से, उनके पास केवल एवरेज रेंट का ही हक होना चाहिए, क्लेम होना चाहिए। व्हेन द लैंड यील्ड मोर दैन द एवरेज रेंट द लैंडलॉर्ड हैड अ सरप्लस दैट द स्टेट नीडेड टू टैक्स। तो अगर सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है वो स्टेट का अधिकार है, यानी कि कंपनी का अधिकार है उस पर टैक्स लगाने का। इफ़ टैक्स वॉज नॉट लेविड द कल्टिवेटर्स वर लाइकली टू टर्न इनटू रेंटियर्स। रेंटियर्स होता है टर्म यूज टू डेजिग्नेट पीपल हु लिव्ड रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी and their surplus income was unlikely to be productively invested in the improvement of the land। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है तो वो लोग जो वहाँ जो रेंटल मतलब जो पीजेंट्स है वो अपने रेंटल इनकम जो आती थी प्रॉपर्टी से उसमें से वो रेवेन्यू देंगे। और जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, तो जो सरप्लस प्रोडक्शन हुई है उसका हक, उस पर टैक्स लगाने का हक केवल स्टेट का होता था। Many British officials in India thought that the history of Bengal confined Richard theory. There the Jamidar seemed to have turned into rentiers, leasing out land and lying to the rental income. It was therefore necessary the British officials now felt the same different system। तो अब ये ज़रूरी हो गया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए कि भैया वो अपना सिस्टम चेंज करे। बेसिकली इस सिस्टम में क्या था कि पहला अगर इसमें क्या होता था, एवरेज रेंट ही केवल लैंडलॉर्ड्स उनके हक पे क्लेम कर सकते थे, बाकी का रेस्ट ऑफ द स्टेट के पास होता था। अगर सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है उस पर जो टैक्स लगाने का हक है वो केवल स्टेट का होता था। और अगर नहीं हुआ है तो जो प्रॉपर्टी है पीजेंट के पास उसमें से वो जितनी भी उपज कर रहे हैं वो उनको स्टेट को या लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ती थी अपनी रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस वजह से उनको डिफरेंट जो सिस्टम लाना पड़ा था, वो डिफरेंट सिस्टम क्या था, द रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द बॉम्बे डेक्कन केम टू नोन एज रयोतवारी। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रयोतवारी कहते हैं, न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अनलाइक द बंगाल सिस्टम द रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रायत। अब इसमें क्या हो रहा था, रेवेन्यू डायरेक्टली सेटल्ड हो रहा रायट्स में। अब इसमें जो बीच में लैंडलॉर्ड्स या फिर जमींदार्स का सिस्टम यहाँ पे हो चुका था ख़त्म। द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वॉज एस्टिमेटेड, द रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रायट वॉज असर्टेड एंड अ proportion of its fixed as a share of the state। The land was resurveyed every 30 years and the revenue rate increased, therefore the revenue demand was no longer permanent। तो बेसिकली इसमें क्या होता था कि लैंड को पहले सर्वे किया जाता था, उसका एस्टीमेट निकाला जाता था, उस एस्टीमेट के बेसिस पे उस लैंड पे कौन सी क्रॉप उगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो वो क्रॉप उगाई जाती थी। फिर उससे जो भी रेवेन्यू मिलता था वो डायरेक्टली रायत से जाता था कंपनी ऑफिशियल्स के पास, जो बीच में लैंडलॉर्ड्स जमींदार्स उनका जो
था क्लेम वगैरह वो सब कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया गया था। और हर 30 साल में लैंड का सर्वे किया जाता था, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप बेस्ट होती थी वो उगाई जाती थी, तो इसलिए ये कोई परमानेंट नहीं था। रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेब्ट डेब्ट यानी कि कर्ज। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन वॉज मेड 1820s में बना दिया गया था। द रेवेन्यू दैट वॉज डिमांडेड वॉज सो हाई दैट इन मेनी प्लेसेस पीजेंट डेजर्टेड देयर विलेज एंड माइग्रेटेड टू न्यू रीजन। मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड हाई था कि लोगों को फिर अपने वो जगह ही छोड़ के जानी पड़ती थी और दूसरी जगह जाके बसना पड़ता था। इन एरियाज ऑफ पुअर सॉइल एंड फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल द प्रॉब्लम वॉज पर्टिकुलरली एक्यूट। तो जहाँ पे सॉइल ख़राब होता था, रेनफॉल प्रॉपर नहीं होती थी, तो वहाँ पे ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा रहती थी क्योंकि अच्छी उपज हो नहीं पाती थी। व्हेन रेन फेल हार्वेस्ट, जब बारिश नहीं आती थी, हार्वेस्ट उतना अच्छा नहीं होता था, तो पीजन के लिए इम्पॉसिबल हो जाता था रेवेन्यू देने को, ठीक है। देयरफॉर जो कलेक्टर होते थे वो रेवेन्यू कलेक्टर करते थे, वो डेमोस्ट्रेट एफिशिएंसी एंड प्लीजिंग देयर सुपीरियर्स। फिर वो लोग जो सुपीरियर्स यानी कि जो ऊपर बैठे उनके ऑफिशियल्स होते थे उनसे बोलते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भैया इस साल अच्छा रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा क्योंकि हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ है। When someone failed to pay, his crop was seized and fine was imposed on the whole village. अगर कोई पैसे देने में नाकामयाब हो जाया करता था तो ना उस पर फ़ाइन लगा दिया करते थे, और जो क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, और जो उसका लैंड सीज़ कर लेते थे, और जो फ़ाइन था वो पूरे विलेज पे लगा देते थे, केवल उस इंसान पे नहीं, जो उसके विलेज वाले हैं सारे के सारे उन पे फ़ाइन लगा देते थे और उस इंसान का तो लैंड ही ले लिया करते थे ये लोग, बड़े हरामी थे। बाय द 1830 द प्रॉब्लम बिकेम मोर सीवियर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेल शार्पली आफ्टर 1832। मतलब अब उनके पास काफ़ी ज़्यादा डेप्थ बढ़ गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे, तो वो अब डेप्थ में जा रहे थे, कर्जे में काफ़ी ज़्यादा जा रहे थे। डिक्लाइन हो रहा था पीजेंट्स की इनकम का। दे सेम टाइम द कंट्री साइड वॉज डेवस्टेटेड, फेमाइन आ चुका था इंडिया के अंदर, एंड 1/3 जो कैटल थी डेक्कन में वो मर गई थी, ओ माय गॉड, एंड हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई थी, इतना ज़्यादा गंदी सिचुएशन आ गई थी। और जो सर्वाइव कर गए थे उनके पास एग्रीकल्चर स्टॉक बचा नहीं था कुछ भी, और वो भूखमरी से बेचारे लोग जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और जब उनके पास खाने पीने कोई नहीं है तो वो रेवेन्यू का डेप्थ क्या ही पे करेंगे, वो क्या ही जो उनके पास वो क्या पैसे दे पाएंगे या फिर रेवेन्यू दे पाएंगे। तो हाउ डिड कल्टिवेटर्स लिव थ्रू सच ईयर्स, तो इस टाइम पे कैसे वो लोग रह पाए। इनएविटेबली दे बोरोड, उनने ऑफकोर्स जाहिर से आते पैसे कर्जा किया उनने। रेवेन्यू को रियली भी पेड, रेवेन्यू तो वो नहीं दे पाते थे विदाउट अ लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स, वो रेवेन्यू दे ही नहीं पाते थे अगर वो लोन नहीं लेते मनी लैंडर से। बट लोन अगर उन्होंने एक बार ले लिया तो उनको पे बैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, जिसके वजह से वो कर्ज़े में डूबते चले जाते थे और उन पे ब्याज लगता चला जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तो रायट्स थे वो सुसाइड भी कर लिया करते थे। और ये तो आज भी होता है, आप कोरोना काल में देखोगे कितना ज़्यादा ऐसा हमें देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा पीजेंट्स ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उनके पास रहने को खाने के लिए खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, तो और कर्ज़ा उन पर बढ़ता जा रहा था, तो दे कमिटेड सुसाइड, है ना। तो उस टाइम भी ऐसा हो रहा था। फिर बाय द मिड ऑफ 1840s देयर वाज साइन ऑफ एन इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ शॉर्ट्स। तो फिर 1840 में कहीं ना कहीं हमें लगा कि इकनॉमी हमारी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। ब्रिटिश ऑफिसर्स तो थे वो रियलाइज़ करने लग गए थे कि सेटलमेंट जो 1820s में है हैज़ बिकन काफ़ी ज़्यादा हार्श था, वो रेवेन्यू डिमांड वाज एक्सोबरेंट हो गई थी, सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड था,
पीजेंट की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर रही थी। सो द रेवेन्यू डिमांड वाज मॉडरेट टू इनकरेज पीजेंट टू एक्सपेंड कल्टीवेशन। अब जब उनने इतना सब कुछ सह लिया यार, तो वो क्या ही मोटिवेशन के साथ कल्टीवेशन करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें अब रेवेन्यू डिमांड को थोड़ा सा मॉडरेट कर देना चाहिए, जिससे कि पीजेंट को भी थोड़ी सी राहत मिले और वो कल्टीवेशन करने में फिर से इनकरेज हो जाएँ, फिर से उन्हें मोटिवेशन आ जाए। आफ्टर 1845 एग्रीकल्चर प्राइजेज recovered steadily. Cultivators were now extending their acres, moving into new areas, transforming pastoral land into cultivator fields. फिर वो ही दोबारा से उन्होंने अपनी साइकिल शुरू कर दी थी। अब जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड करने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा कैटल्स को फिर वो यूज़ करने लग गए थे। फिर जो उनके पास पैसे थे उनसे उन्हें बीज खरीदे, ज़मीन खरीदी और वो क्या बोलते हैं फिर से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, मनी लैंडर्स फॉर द लोन। और फिर वो दोबारा से कहाँ चले गए थे, मनी लैंडर्स के पास, क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए, ये सब करने के लिए, है ना। फिर दोबारा से वो किस में फंस गए, डेब्ट में फंस गए। फिर वो कर्ज में डूबते ही चले गए, बेचारों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई पर उनका कर्ज ख़त्म नहीं हो पा रहा था। देन केम टू द कॉटन बूम। फिर आता है बूम, यानी कि एकदम धमाका होता है कॉटन को लेके। 1860 से पहले क्या होता है, 3/4 रॉ कॉटन जो होता है वो इंपोर्ट किया जाता है ब्रिटेन में, अमेरिका से आता है। फिर जो ब्रिटेन का कॉटन होता है वो मैन्युफैक्चर फॉर लॉन्ग बीन वरीड अबाउट डिपेंडेंसी। मतलब वो जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं ये सोचते हुए कि अमेरिका पे अगर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहेंगे कॉटन को लेके, तो कल को अगर हम वहाँ से कॉटन नहीं ले पाए तो क्या होगा। तो ये क्या करते हैं, 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनाते हैं ब्रिटेन में, जो कि 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी एक फॉर्म होती है। इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉटन प्रोडक्शन को इंक्रेज करना पूरे वर्ल्ड में, ना केवल अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना। फिर ये इंडिया की तरफ झांकते हैं। सप्लाई कॉटन लैंड इफ़ अमेरिकन सप्लाई ड्राई अप, मतलब वो सोचते हैं कि अब अगर अमेरिका की सप्लाई अगर बंद भी हो जाती है तो हम कॉटन कहाँ से लेंगे, इंडिया से लेंगे। ये प्रोसेस सूटेबल सॉइल, यहाँ पे इनको सूटेबल सॉइल मिल जाता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, क्लाइमेट फेवरेबल मिल जाता है और चीप लेबर तो खैर यहाँ पे थे ही। तो अमेरिकन सिविल वॉर जैसे कि उन्होंने सोचा वही उठ गई थी अमेरिका के अंदर 1861 में। तो कॉटन का जो साइकिल था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था ब्रिटेन के लिए, क्योंकि वहीं से उनको कॉटन मिल रहा था, रॉ कॉटन। फिर उनने क्या कर दिया, अमेरिका से 3% केवल वो कॉटन अमेरिका से फिर वो उस टाइम पे वो लेने लग गए थे। फ्रेंटिक मैसेज वर सेंट टू इंडिया। फिर अब ये लोग क्या करने लग गए थे, अब इंडिया के अंदर ये लोग कॉटन उगाने लग गए थे। उसकी जो मात्रा थी कॉटन उगाने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी इन्हें इंडिया के अंदर। बॉम्बे बेसिकली जो महाराष्ट्र का इलाका है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। तो वहाँ पे बॉम्बे में ये विज़िट करते हैं, वहाँ के जो सॉइल है, क्लाइमेट है, वो सब कुछ फेवरेबल है कॉटन का। तो वहाँ पे ये लोग इनकरेज करते हैं कि भैया कॉटन की कल्टीवेशन आप यहाँ पे करो। As cotton prices soared, export merchants in Bombay were keen to secure as much cotton as possible. तो वो जितना कॉटन हो सके वो उतना ही फिर भाई लेना चाहेंगे, है ना। तो जो अर्बन साहूकार थे, द टर्न एक्सटेंड क्रेडिट टू दोज रूरल मनी लैंडर्स। तो साहूकार ने पैसे देने शुरू कर दिए मनी लैंडर्स को कि भैया आप लोग पीजेंट को पैसे दो और कॉटन की प्रोडक्शन कराओ। तो इसी के चलते मार्केट में क्या आ गया था, बूम आ गया था कॉटन को लेके। और दोज हु गिव आउट लोन फील सिक्योर अबाउट रिकवरिंग देयर मनी। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई थी कॉटन को लेके, तो जो जिन्हें पैसे दिए थे वो भी थोड़े तसल्ली में थे कि भैया हमें हमारे पैसे दोबारा मिल जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा था ना उस टाइम कॉटन उगाने को, कि ब्रिटेन को चाहिए था, तो जो उगाएगा वो उससे तो लेंगे, तो मतलब उसको पैसे देंगे। These developments has profound impact on the Deccan countryside. The riot in the Deccan villages suddenly found access to seeming limitless credit. They were being given 100 रुपये एडवांस फॉर एवरी एकड़। उन्हें 100 रुपये एडवांस देने लग गए थे ताकि वो लोग कॉटन की प्रोडक्शन करें। साहूकार विलिंग टू एक्सटेंड मोर, वो लॉन्ग टर्म लोन देने लग गए थे।
वाइल द अमेरिकन क्राइसिस कंटिन्यू, जब तक अमेरिकन क्राइसिस रहा, कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 1860 टू 64 कॉटन में जो प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था। 90% जो कॉटन इंपोर्ट था अब वो ब्रिटेन में इंडिया से आने लग गया था। बट दिस बूम ईयर डिड नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी ऑल कॉटन प्रोड्यूसर पर। इसका मतलब ये नहीं था कि जितने भी कॉटन प्रोड्यूसर थे इंडिया में उन सबको फ़ायदा हुआ हो। जो रिच पीजेंट थे उनको फ़ायदा हुआ। लार्ज मेजॉरिटी में कॉटन एक्सपेंडेड मीन हेविली डेप्थ, पर जो पुअर थे उनके लिए तो फिर से वो घाटे का ही सौदा था, क्योंकि उनको फिर जो पहले उगा रहे थे वो उसको छोड़ के उन्हें कॉटन उगानी पड़ी थी। उसके लिए अलग से बीज, अलग से सब कुछ जो भी खाद वगैरह चाहिए थे वो लानी पड़ी। तो उनके लिए तो अभी भी वो क्या था, एक डेप्थ ही था। बट जो बड़े बड़े वो थे क्या बोलते हैं पीजेंट्स थे, उनके लिए फ़ायदे का सौदा था। क्रेडिट्स ड्राइज अप while the boom lasted। बूम लास्ट जब तक बूम था कॉटन का, जो कॉटन मर्चेंट्स इंडिया में थे उनने वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि जो अब इंडिया का कॉटन था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था पूरे वर्ल्ड में, जिसने अमेरिका को परमानेंटली डिस्प्लेस कर दिया था, अमेरिका को परमानेंटली हटा दिया था वर्ल्ड मार्केट से कॉटन को लेके। तो बॉम्बे गैजेट एक एडिटर है बेसिकली बॉम्बे का, उसमें ये चीज़ आई थी 1861 में। व्हाट कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम परमेंटिंग द स्लेव स्टेट एज अ फीडर, ये सब हटाओ। तो 1865 में सिविल वॉर जब बंद होती है अमेरिका के अंदर, रिसीव द कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन स्टेटली डिक्लाइंड। जब वो बंद होती है तो फिर से ही कॉटन का जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, वो डिक्लाइन होने लग जाता है, यानी कि कम होने लग जाता है। जो मर्चेंट्स थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे, साहूकार थे महाराष्ट्र में, अब उनकी वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे यानी कि पैसे नहीं दे रहे थे, क्योंकि अब डिमांड कम हो गई थी। क्योंकि अब अमेरिका का भी वो बंद हो गया था सिविल वॉर, तो अमेरिका से भी कॉटन आने लग गया था, है ना। और रिस्ट्रिक्ट देयर एडवांसेस टू पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट्स को जो एडवांस मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया था। डिमांड रीपेमेंट ऑफ आउटसाइड डेप्थ, और उनसे कहने लग गए थे कि भैया जो आपका कर्जा है उसको आप रीपे करो। वाइल क्रेडिट राइज अप द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट एज वी हैव सीन वॉज इन 1820-2030। 1820 से 2030 तक हम लोग फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट देखते हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर नेक्स्ट न्यू सेटलमेंट। द डिमांड इंक्रीज ड्रास्टिकली, 50 से 100% तक डिमांड दोबारा से बढ़ गई थी। प्राइस वर फॉलिंग एंड कॉटन यील्ड डिसअपेयरिंग, प्राइस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे और जो कॉटन फील्ड्स थी वो ख़त्म होने लग रही थी। अब मनी लैंडर्स ने भी लोन देने से भैया मना कर दिया, क्योंकि उनको दोबारा से पैसे मिल नहीं रहे थे। ही नो लॉन्गर हैज़ कॉन्फिडेंस इन द राइज कैपेसिटी टू रीपे, ठीक है, इसलिए उन्हें अपना लोन देने के लिए भी मना कर दिया गया। मना कर देते थे कि भाई अब हम लोन नहीं दे रहे क्योंकि तुम रीपे ही नहीं कर पा रहे थे। The experience of injustice, the refusal of money lenders to extend loan enraged the riots. What infuriated them was not simply what they had got deeper and deeper into debt, or that they were utterly dependent on money lenders for survival, but what money lenders were being इनसेंसिटिव टू देयर plight। तो उनको ये चीज़ का दुख नहीं था कि भाई वो लोन में घुसते ही चले जा रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा लोन हो गया है, रीपे करना मुश्किल है। उनके लिए ये ज़्यादा दुख था कि यार मनी लेंडर्स भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव व्यवहार करने लग गए थे, उनकी सुन नहीं रहे थे और उनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा बेकार व्यवहार वो करने लग गए थे। मनी लैंडर्स जो वायलेट करने लगे थे, कस्टमरी नॉर्म्स जो बनाए थे वो उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, अपनी मनमानी करने लग गए थे। रूल एंड मनी लैंडर वो ओपन पावरफुल, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिगर्स के तौर पे अब वो निखर के आने लग गए थे। A variety of
customary norms regulated the relationship between the money lenders and the riots. जनरल नॉर्म्स में क्या था, इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट मोर देन द प्रिंसिपल, यानी कि जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनने तो लिमिट ही पार कर दी. फेयर डिफाइन दैट कुड बी काउंटेड एज फेयर इंटरेस्ट, उसको फेयर इंटरेस्ट मानते अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होता, बट ऐसा नहीं हुआ. ये जो नॉर्म था उनने तोड़ दिया. मनी लेंडर्स चार्ज ओवर 2000 एज इंटरेस्ट लोन. ओह माय गॉड, 100 रुपये का वो लोन दे रहे हैं और 2000 वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं. कितने ही ज़्यादा क्रूर हो गए थे. तो रायट्स ने कंप्लेन करी इस इनजस्टिस के ख़िलाफ़, उनने आवाज़ उठाई. क्या ही होना था उनकी आवाज़ का, सुन ही कौन रहा था. द राइट्स मनी लेंडर्स के पास आते थे, वो ये कंप्लेन वगैरह करते थे, मैनिपुलेट जो वो लॉ कर रहे हैं और उनके जो अकाउंट्स है उनको सील कर रहे हैं, वो सब चीज़ के बारे में मतलब वो कंप्लेन करते थे. 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया जिसको हम कहते हैं लिमिटेशन लॉ. इस लॉ में क्या था, स्टार्टेड लोन बॉन्ड असाइन बिटवीन मनी लेंडर्स एंड राइट्स, यानी कि एक लोन बॉन्ड था जो कि साइन किया जाता था मनी लेंडर्स और पीजेंट्स के बीच में, वैलिड था 3 साल के लिए. दिस मीन्स दिस लॉ वॉज मेंट टू चेक द अकोमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम, यानी कि ये लॉ किस लिए था कि जो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो टाइम पे उस चीज़ को चेक करने के लिए था. मनी लेंडर्स हाउएवर टर्न्ड, वो लोग क्या करने लग गए थे और फोर्स करने लग गए थे पीजेंट्स को कि आप हर साल अब नया, हर 3 साल में आप ये न्यू बॉन्ड को साइन करो. न्यू बॉन्ड वाज साइन अनपेड बैलेंस, जो पीछे बैलेंस है वो बैलेंस रहने दो, पर आप नया बॉन्ड साइन करो. ओरिजिनल लोन एंड accumulated इंटरेस्ट वाज इंटरेटेड एज द प्रिंसिपल ऑन विच अ न्यू सेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस वाज कैलकुलेटेड. In petition that the Deccan Riots Commission collected riots, how moneylenders used a variety of other means to short change the riot. मतलब वो बेसिकली ना जो मनी लेंडर्स थे वो इन शॉर्ट कैसे परेशान करें रायट्स को, वो चीज़ें देख रहे थे. मतलब वो फोर्स करने लगे कि भाई ज़बरदस्ती तुम साइन करो बॉन्ड को ताकि उनको तो पैसे आते रहें. दे रिफ्यूज़ टू गिव रसीट, वो रसीट जो लोन के बदले उनको रसीट मिलती थी वो उनने रसीट देना बंद कर दी थी. फिक्ट्रस बॉन्ड वो बनाने लग गए थे, यानी कि झूठ मूठ के बॉन्ड बनाने लग गए थे. और एक्वायर्ड पीजेंट हार्वेस्ट एट लो प्राइजेस, जो पीजेंट हार्वेस्ट कर रहे थे यानी कि कल्टीवेट कर रहे थे उनको भी वो लो प्राइजेस पे ख़रीदने लग गए थे. और पीजेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी वो भी वो लोग लेने लग गए थे अपनी मर्ज़ी से. मतलब उनने यहाँ पे अब अपनी मर्ज़ी दिखाना शुरू कर दिया था. डीड्स और बॉन्ड अपीयर होने लग गए थे एज अ सिंबल ऑफ न्यू ऑपरेसिव सिस्टम. रेयर द ब्रिटिश हाउएवर वाज सस्पिशियस ऑफ ट्रांजिशन बेस्ड ऑन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एज अ कॉमन इन द पास्ट. अब ब्रिटिशर्स को भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता लग रही थी. द टर्म ऑफ ट्रांजिशन दे बिलीव हैज़ क्लियरली unambiguously and categorically state in contract, deeds and bonds and regulating by the law. Unless the deed or contract was legally enforced, it had no value. तो ये क्या था, सब चीज़ इलीगली हो रही थी तो इसकी कोई उनको ये सब इनके नज़र में आ भी नहीं रहा था और इस चीज़ की कोई वैल्यू भी नहीं थी, क्योंकि लीगल होती तो उस चीज़ की वैल्यू होती. अब ये सब काम तो इलीगली चल रहे थे. तो जब ब्रिटिशर्स को पता चला तो एक्शन लिया होगा. बट ये सब काम करने लग गए थे कौन, जो मनी लेंडर्स थे वो लोग. किसके खिलाफ, पीजेंट्स के खिलाफ. ओवर टाइम पीजेंट केम टू एसोसिएटेड द मिजरी ऑफ देयर लाइव्स विद द न्यू रिजेम ऑफ बॉन्ड एंड डीड्स. दे वर मेड टू साइन एंड पुट थंब इम्प्रेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उन पे उनको अंगूठा लगाने के लिए कहा गया. पर उनको ये नहीं पता था कि वो साइन कर रहे हैं. उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि मनी लेंडर्स किस बॉन्ड पे उनसे साइन करवा रहे हैं. उनके पास कुछ भी रिटर्न में नहीं था एज अ प्रूफ. दे हैव नो चॉइस टू सर्वाइव, दे नीड लोन, और उनके पास कोई चारा भी नहीं था. अगर उनको लोन चाहिए तो उन्हें मनी लेंडर्स की ये सारी बात माननी पड़ती थी विदाउट लीगल बॉन्ड्स. ठीक है, अब आता है हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, दैट वाज द डेक्कन राइट्स कमीशन. When the revolt
स्प्रेड इन द डकन, जब डकन में रिवोल्ट बढ़ा तो जो गवर्नमेंट थी बॉम्बे में अनविलिंग, वो उनने इस चीज़ को सीरियसली लिया। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरीड बाय द मेमोरी ऑफ 1857, बट जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ द राइट्स को, तो इसलिए जो वो बॉम्बे की गवर्नमेंट को उनने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि भैया आप कमीशन बनाओ और इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो इस केस को, इससे पहले कि ये केस ज़्यादा बड़ा हो जाए। द कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में। द रिपोर्ट रिफर्ड, इस रिपोर्ट को हम कहते हैं डेक्कन राइट्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हिस्टोरियंस को भी एक सोर्स के रूप में मिलती, मतलब हिस्टोरियंस एक सोर्स के रूप में इसको पढ़ सकते थे कि उस टाइम राइट्स की क्या सिचुएशन थी। द कमीशन हेल्ड इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द राइट्स स्प्रेड, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ राइट्स, साहूकार्स, आई विटनेसेस, कंपाइल्ड स्टैटिस्टिक डाटा, मतलब ये सब चीज़ें उस रिकॉर्ड में, उस रिपोर्ट में थी। उसके बेसिस पे क्या किया गया, स्टैटिकल डाटा, रेवेन्यू, प्राइस, इंटरेस्ट इन द डिफरेंट कोलैबोरेटेड रिपोर्ट सेंड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो फिर वो जो रिपोर्ट थी उसको जो भी कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी होगी वो सेंड कर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। यार काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, कंप्लीट करते करते थक जाते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, क्योंकि अब आपको क्या करना है, एक बार इसकी रीडिंग कर लेना पूरे चैप्टर की। जो ये ब्लू बॉक्स में भी चीज़ें दी गई हैं वो आप प्रैक्टिस करना, इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।